अच्छा जी। दूसरा हमारे पास जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में दूसरा मैकेनिज्म है, उसको हम कहते हैं जी एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म या बेंजाइन मैकेनिज्म। ये पहले वाले का थोड़ा सा उलट है। नाम से पता चलता है कि इसमें जो स्टेप होते हैं, पहले एलिमिनेशन होती है लिविंग ग्रुप की और बाद में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले जो लिविंग ग्रुप है वो जा चुका होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि ऐसा होता क्यों है, ऐसी क्या वहां पे सूरत हाल पेश आती है कि लिविंग ग्रुप पहले चला जाता है और फिर बाद में न्यूक्लियोफाइल आके लगता है। देखने में ऐसा बन के जैसा लगता है, लेकिन होता ये है कि अगर हम एक ऐसा बेंजीन यूज कर रहे हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए सूटेबल नहीं है, मतलब उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन जो ना वो विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो फिर भी हम उसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं और उसको हम फोर्स कर रहे हैं कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाए। फोर्स किस तरह कर सकते हैं हम? ज्यादा टेम्परेचर यूज करके या ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस यूज करके उसको फोर्स करते हैं। ठीक है। तो रिएक्शन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, लेकिन इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनती है वो एक नहीं बनती, दो बनती हैं। प्रोडक्ट दो बनने का मतलब क्या है कि आमतौर पे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि जहां पे लिविंग ग्रुप लगा होता है वो वहां से हट जाता है और वहां पे न्यूक्लियोफाइल लग जाता है आके। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल एक जो 50% प्रोडक्ट्स है उसमें लिविंग ग्रुप की जगह पे लगता है और आधी प्रोडक्ट्स में लिविंग ग्रुप के साथ वाले कार्बन पे लगता है। तो ये एक बड़ी अजीब बात थी। ठीक है। तो ये एक स्पेशल बात है बेंजाइन मैकेनिज्म में, इसको हमने देखना है। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस हवाले से। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको फोर्स कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए, तो फिर क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन तो हो जाती है। ठीक है। लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन की जो प्रोडक्ट होती है ना वो दो बनती हैं, एक प्रोडक्ट नहीं बनती। पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही थी ना, हमने कहा था या जो ना वो एक ही प्रोडक्ट बनती है जहां पे न्यूक्लियोफाइल लगा होता है पहले वाला लिविंग ग्रुप, वहीं पे नया न्यूक्लियोफाइल लग जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो तरह की प्रोडक्ट बनती है। एक तो प्रोडक्ट वो होती है जिसमें न्यूक्लियोफाइल वहां पे लगा होता है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल जहां पे लिविंग ग्रुप लगा होता है। और एक हमारे पास ऐसी भी प्रोडक्ट बनती है जिसमें न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप जहां पे मौजूद था उस कार्बन के आर्थो कार्बन पे लगती है। ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक नई चीज थी कि ये कैसे हो गया भाई, कि है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां से लिविंग ग्रुप उतरा है वहीं पे आके नया न्यूक्लियोफाइल लगना चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आधे रिएक्टेंट्स में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल वहीं पे लग रहा है जहां पे लिविंग ग्रुप था, और आधे रिएक्टेंट्स में ऐसे हो रहा है कि वो जो लिविंग ग्रुप जहां पे था उसके साथ वाले कार्बन पे आने वाला न्यूक्लियोफाइल लग रहा है। तो ये दो बड़े हैरतअंगेज फीचर इस रिएक्शन के हैं कि नंबर वन, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद नहीं होता। ठीक है, बेंजीन के साथ। दूसरा ये कि इसकी जो प्रोडक्ट बनती हैं उसमें 50% आने वाला न्यूक्लियोफाइल उस जगह पे लगता है जहां से लिविंग ग्रुप गया है, और 50% उसके साथ वाले कार्बन पे लगता है। तो ये दो चीजें इसको हमने माइंड में रखना है जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जी मरीज मैकेनिज्म पे जाने से पहले एक चीज जो हमने नोट की कि इसमें प्रोडक्ट जो होती है ना वो दो तरह की बनती है। ये इसमें सबसे अहम पॉइंट था इसके मैकेनिज्म को स्टडी करने से पहले कि ये क्या हुआ है। तो उसमें मतलब पहली बात कि हमने कहा कि दो तरह की प्रोडक्ट्स बनती हैं और दोनों की अमाउंट इक्वल होती है। ठीक है। दो तरह की प्रोडक्ट और दोनों की अमाउंट क्या है, इक्वल है। तो इससे क्या अंदाजा हो रहा है कि हमारे पास रिएक्शन के मैकेनिज्म में एक ऐसा इंटरमीडिएट बन रहा है जिसके दोनों कार्बन एक जैसे हैं। ठीक है। या दोनों कार्बन ऐसे हैं कि वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ठीक है। तो उस मैकेनिज्म में हमारे पास एक फाइंडिंग आती है कि इसमें एक बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। बेंजाइन से क्या मुराद है, बेंजाइन आपको पता है अल्काइन, जैसे YNE का इजाफा जो ना वो हम लगाते हैं सफिक्स। ठीक है। YNE का सफिक्स हम लगाते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले के साथ। ठीक है। तो बेंजीन के ENE उतार के अगर हम YNE लगा रहे हैं तो उसका मतलब वहां पे कोई ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ पे बेंजीन के दो बॉन्ड्स के दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो उस स्पीशीज को हम बेंजाइन बोल रहे हैं। मतलब हम ये सजेस्ट कर रहे हैं, हम ये एक मैकेनिज्म बना रहे हैं कि इसके प्रोसेस के दौरान एक ट्रिपल बॉन्ड वाला इंटरमीडिएट बना था बेंजाइन, जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तो हुआ क्या, पहले क्या हुआ कि हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना है, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए पहली शर्त ये थी कि हमने बड़ी सीवियर कंडीशन यूज करनी है। वो जो स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज करेंगे ना, वो एक प्रोटॉन रिमूव करेगा। ठीक है। कहां से? हैलोजन से जो आर्थो पोजीशन है वहां से एक प्रोटॉन को जो है वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। यहां से एक प्रोटॉन को रिमूव करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज जब इस
कार्बन के साथ वो डोनेट करेगा और साइमल्टेनियसली लीविंग ग्रुप वहां से लीव होगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके। तो यहाँ पे बेंजीन के दो एटम्स के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया है, जिस स्पीशीज को हम कह रहे हैं बेंजाइन। ये एक इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट वो होता है जो रिएक्शन के दौरान बनता है और वहीं पे खत्म हो जाता है, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। और बेंजाइन इसको हम क्यों कह रहे हैं कि इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, बना कैसे है कि पहले एक बेस ने प्रोटॉन रिमूव किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा रिंग के ऊपर, ठीक है। इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज, इसने अपना नेगेटिव चार्ज स्टेबल करने के लिए साथ वाले कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अगर ये इस तरह से डोनेट करता है तो उसके बॉन्ड्स की तादाद ज्यादा हो जाती है। ऑलरेडी उसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इस तरह करने से उसके 5 बन जाएंगे। तो 5 बॉन्ड अवॉइड करने के लिए वो क्या करता है कि क्लोरीन के साथ बॉन्ड तोड़ता है और उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके क्लोराइड बन के निकल जाता है, ठीक है। और इधर से इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट होके उनके दरमियान बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड, और इस स्पीशीज को हम कहते हैं बेंजाइन, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हुआ कि पहले बेस ने प्रोटॉन रिमूव किया और फिर क्या हुआ कि लिविंग ग्रुप निकला, तो उसके नतीजे में क्या बन गया जी, बेंजाइन बन गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अब एक न्यूक्लियोफाइल आता है। जब बेंजाइन बन जाता है, बेंजाइन बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल आता है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेंजाइन के दोनों तरफ वाले कार्बन पे अटैक कर सकता है, इस पे भी अटैक कर सकता है, ये जिस पे स्टार लगा हुआ था, ये स्टार बता रहा है कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप मौजूद था पहले, ठीक है। और इस पे भी अटैक करता है। अगर इस पे अटैक करता है तो आपके पास जो है ना वो क्या बनेगी प्रोडक्ट, मतलब इस कार्बन पे कि ये इधर होगा और दोबारा से इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, ये अपना नेगेटिव काम करने के लिए अब किसी और से प्रोटॉन लेगा, ठीक है। और इस तरह से ये आपके पास जो है ना वो एक सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बन गई, ठीक है। अगर वो इधर अटैक करता है तो फिर भी एक एनिलीन बन जाएगी। अच्छा, इन एनिलीन्स में दोनों में बेसिकली कोई फर्क नहीं है। अगर आप सिंपल नोमेनक्लेचर रूल्स के मुताबिक बात करें तो दोनों एनिलीन है, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर हम इस हवाले से देखें कि लिविंग ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ था, तो एक वो है जिसमें आने वाला न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप की जगह पे ही लगा है, और एक वो है जिसमें आने वाला न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के साथ वाले कार्बन पे लगा है। ये हम कैसे स्टडी करते हैं, ये हम क्या करते हैं कि कार्बन को मार्क कर लेते हैं कार्बन 14 से, एक कार्बन को हम कार्बन 14 कर लेते हैं। आपको पता है कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से हम देखते हैं कि फर्ज करें जो जिस पे स्टार लगा हुआ है वो रेडियो एक्टिव है, तो हम ये देखते हैं कि जो आने वाला अमाइन ग्रुप है वो रेडियो एक्टिव पे लगा हुआ है या उसके साथ वाले कार्बन पे लगा हुआ है। ये हमारे पास डाटा आ जाता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMRs वगैरह से आ जाता है। तो वहां से हमें पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं है तो एक ही, लेकिन ये दो तरह की प्रोडक्ट है कि जिसमें 50% वो है 50% वो। इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन हो गई है, लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसको हम बेंजाइन मैकेनिज्म कहते हैं या एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म कहते हैं। दो तरह की सब्स्टिट्यूशन हुई है, एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हुई है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मुराद कि आने वाला सब्स्टिट्यूएंट वहां पे लगा है जहां पे लिविंग ग्रुप मौजूद था। दूसरी होती है साइन सब्स्टिट्यूशन। साइन सब्स्टिट्यूशन से मुराद है कि आने वाला लिविंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो लिविंग ग्रुप के साथ वाले कार्बन पे लगा है, ठीक है। इसको हम साइन सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें ना, ऑर्थोब्रोमोटोलिन है, ब्रोमीन इसमें लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो जो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है वो 50% में लगा हुआ है आर्थो पोजीशन पे और 50% पे लगा हुआ है मेटा पोजीशन पे। मतलब आर्थो पोजीशन तो वही थी जहां पे ये लगा हुआ था ब्रोमीन, ठीक है, और 50% में उसके साथ वाले कार्बन के साथ ये लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ना वो कह सकते हैं कि ये बेंजाइन मैकेनिज्म का एक प्रूफ है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा था जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये एक सिंपल उसका मैकेनिज्म था। उसके बाद अगर हम बात कर लें बेंजाइन के बारे में, बेंजाइन क्या होता है। बेंजाइन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड वाली स्पीशीज है और ये हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव से मतलब ये होगा कि हाईली अनस्टेबल है, ठीक है ना। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, sp हाइब्रिडाइजेशन, और जो उसके लिए ज्योमेट्री है लीनियर है, और उसके लिए बॉन्ड एंगल होने चाहिए 180 के। लेकिन आपको पता है कि बेंजीन रिंग में जो एटम्स होते हैं मुख्तलिफ, उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 120 का होता है, ठीक है। सारे एटम्स का आपस में जो एंगल होता है वो 120 का होता है। अब अगर हम उसमें बना लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड, दो एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं, वो ट्रिपल बॉन्ड तो बन जाएगा लेकिन उसमें ओवरलैप पुअर होगा। ओवरलैप पुअर क्यों है, ये वाली डायग्राम देखे ना कि ओवरलैप पुअर इस वजह से है कि वो एक लाइन में नहीं थे, उनमें एंगल 180 का नहीं था बल्कि 120 का था, जिसकी वजह से पुअर आम ओवरलैप इस तरह का होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला, बड़ा स्ट्रॉन्ग ओवरलैप है। लेकिन ये पुअर ओवरलैप होने की वजह से वो अनस्टेबल होगा इंटरमीडिएट, लेकिन बनता जरूर है, हाईली रिएक्टिव होता है अनस्टेबल होने की वजह से, ठीक है। तो इसकी रीजन सिर्फ एक है कि उसमें बॉन्ड एंगल कम है और उसमें पुअर ओवरलैप होता है और पार्शियल ओवरलैप होता है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है। और उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा ना होने की वजह से वो हाईली
रिएक्टिव होते हैं और फौरन से प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल को अटैच करके अगला प्रोसेस जो है ना उस पे चलता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि बेंजाइन, ये क्या सबूत है कि बेंजाइन वहां पे बनता है? तो हर एक देखें जो मैकेनिज्म होता है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये एक कहानी होती है, लेकिन ये कहानी हमने तुक्के से नहीं बनाई होती, फर्जी नहीं होती, ये कहानी सबूतों पे जो ना वो इन्हिसार कर रही होती है। हमारे पास वहां पे कुछ ऐसे सबूत आते हैं उस रिएक्शन में जिसकी बुनियाद पे हम ये कहानी बनाते हैं। मिसाल के तौर पर पहला सबूत हमारे पास ये आया कि 50% प्रोडक्ट वो बन रही है जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल उस जगह पे लगा जहाँ पे लिविंग ग्रुप था, 50% वो है जहाँ पे उसके साथ वाले कार्बन पे लगा। एक तो ये सबूत हो गया, तो जिससे हमने ये जो इस चीज को प्रूव करता है कि बेंजाइन वहां पे बना होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हमारे पास एक और सबूत आता है, एक हमारे पास एक रिएक्शन है कि अगर हम इस रिएक्शन के दौरान जो है ना वो फ्यूरॉन को ऐड कर दें तो वो जो फ्यूरॉन है वो बेंजाइन इंटरमीडिएट में ऐड हो जाती है। इसको एक रिएक्शन है डायज़ेल्डर रिएक्शन, और उसकी प्रोडक्ट बन जाती है डायज़ेल्डर रिएक्शन की, जिससे ये साबित होता है कि वहां पर ट्रिपल बॉन्ड था, क्योंकि फ्यूरान जो है ना वो कहाँ पे ऐड होती है? ट्रिपल बॉन्ड पे। अगर वहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो फ्यूरान ऐड हो जाएगी, अगर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो फ्यूरान ऐड नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि जब हम इसको करवाते हैं तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से फ्यूरान ऐड हो जाती है, डायज़ेल्डर रिएक्शन होता है, जिससे ये साबित होता है कि बेंजाइन वहां पे रिएक्शन के दौरान बना था थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा है, ये बहुत सारे कंपाउंड बनाने में इस्तेमाल होते हैं, मेटा माइनो सब्स्टिट्यूटेड अराइल ईथर्स हैं, मेडिसिन वगैरह बनाने में बेंजाइन का जो ना वो यूज होता है, ठीक है। तो फ्यूरॉन के ऐड करने से क्या होगा? उसका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो उसके साथ मिल जाएगा। हाँ, फ्यूरान जो है ना वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाता है ना, ट्रिपल अल्काइन के साथ रिएक्शन करता है वो, ठीक है ना, ट्रिपल यानी कि बॉन्डिंग के साथ। इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था। जी, यहाँ से हमें पास ये साबित होता है कि बेंजाइन बनता है, वहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो फ्यूरान का रिएक्शन होता है, अदरवाइज ना बनता होता तो ये रिएक्शन नहीं था होना। टॉपिक है यार इसका SN1 मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, ठीक है। ये डाइएजोनियम फिर आ गया, जहां से हमने शुरू किया था ना वहीं पे हम आ गए हैं। ये SN1 मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के साथ। अभी तक जो हमने पढ़े हैं ना उनको हम SN1 का नाम नहीं देते ना, SN2 का नाम देते हैं। उनको हमने एक को बेंजाइन कह दिया, एक को हमने एडिशनल एलिमिनेशन कह दिया, वो स्पेशल एक टाइप थी। लेकिन प्रॉपर SN1 मैकेनिज्म भी होता है, ठीक है। और वो डाई एजोनियम जो आयन है ना, जो डाइएजोनियम हमने पढ़ा था, अरीन डाइएजोनियम साल्ट, उसके साथ ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो वो किस तरह के रिएक्शन है, सिंपल इसको कहते हैं कि अच्छा, वो कहते हैं कि जो डाइएजोनियम साल्ट होता है जो है रूम टेम्परेचर से नीचे, ठीक है, लोविश लिखा हुआ है, लोएस्ट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से कम होना तो वो स्टेबल होता है। आपने पढ़ा था कि रूम टेम्परेचर पे या उससे ज्यादा वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो वहां पे हम उसको मुख्तलिफ न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमारे पास इसका कोई एक्वस सोल्यूशन है अराइल डाइएजोनियम साल्ट का, और उसको हमने हीट किया है, ठीक है, तो वहां पे पानी एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और एक फिनोल बनता है। फिनोल से मुराद ये है कि ये जो ग्रुप है ना इसको OH ग्रुप रिप्लेस कर देता है, ठीक है। और वहां पे SN1 मैकेनिज्म जो ना वो फॉलो होता है, ठीक है। तो उसमें वही SN1 मैकेनिज्म के पहले लिविंग ग्रुप लीव होगा, एक कार्बो के टाइम बनेगा, और फिर जो है वो जो ना वो न्यूक्लियोफाइल आके लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ना वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई है SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। इस मैकेनिज्म को हम ना तो बेंजाइन कह सकते हैं, ना ही एडिशन एलिमिनेशन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वो वाली प्रॉपर्टीज नहीं है। हाँ, इसको हम फिर कह देते हैं कि ये जो है वो SN1 मैकेनिज्म है। हालांकि पिछले रिएक्शन में हमने कहा कि ये स्टेबल नहीं होता, लेकिन बहरहाल यहाँ पे हमारे पास इसको मानने के अलावा और कोई जो ना वो सबूत नहीं है कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होता है। तो हम फिर यही कंक्लूड करते हैं कि ये इसका मोस्ट पॉसिबल मैकेनिज्म यही है कि ये SN1 के थ्रू होता है और एम्प्टी sp2 ऑर्बिटल यहाँ पे बनता होगा थोड़ी देर के लिए और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है। जी, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बेंजीन रिंग पे जो है ना वो आम इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनके जरिए ओ ग्रुप को ऐड करना मुमकिन नहीं है, लेकिन इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, नाइट्रोजन को ऐड आसानी से किया जा सकता है। नाइट्रोजन से हम करवा के तो उसको डाइएजोनियम साल्ट बना देते हैं। डाइएजोनियम साल्ट से अगला स्टेप सिंपल वाटर के साथ उसको गर्म करें तो आपके पास फिनोल बन जाता है, ठीक है। तो ये उसकी प्रिपरेशन के लिए एक बड़ा अच्छा एक मेथड है, ठीक है। मसलन ये उसके स्टेप दिए हुए हैं कि अगर हम पहले नाइट्रेशन करवाएं, फिर उसकी एमोनिएशन करवाएं, फिर उसको डाइएजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करने के बाद हम कर लेते हैं उसको फिनोल में कन्वर्ट। डायरेक्ट अगर हम उसको फिनोल इंट्रोड्यूस करवाना चाहें तो वो जो ना वो
पॉसिबल नहीं होता इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा रीजेंट नहीं है जो OH पॉजिटिव बनाए। OH पॉजिटिव बनेगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। और इसका जो सबसे बड़ा यूज है वो मेडिसिन वगैरह में है, ऐसी मेडिसिन जिसमें हमने फिनोल ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है, उनको जो है ना वो बनाने के लिए हम ये यूज करते हैं। एडवांटेज मैंने कहा इस रिएक्शन का ये है कि OH ग्रुप को डायरेक्टली अगर बेंजीन रिंग पे ऐड करना चाहें तो वो मुमकिन नहीं है, सही है ना, मुश्किल है, ठीक है। वजह ये कि अगर हम उसको डायरेक्टली ऐड करना चाहें तो एक तो ये कि हम इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म अप्लाई करें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए जरूरी है कि वो OH जो है वो OH पॉजिटिव की फॉर्म में हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल हो, सही है। तो उसको इलेक्ट्रोफाइल बनाना मुमकिन नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जरिए तो हो नहीं सकता। तो फिर हमारे पास दूसरी ऑप्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सही है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए हमारे पास ये एक अच्छी ऑप्शन है कि हम उसको अरीन डाइएजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करें और उसकी हम जो है ना फिर पानी के साथ गर्म करके तो उसमें OH ग्रुप जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा लें थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सही है ना।